हे डियर स्टूडेंट, आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट, आपको बता दें अब तक यानी 2009 से लेकर 2023 तक जितने सारे यानी प्रश्न पॉलिटिकल साइंस के यानी सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को जो है इंक्लूड किए हैं और ये आपका सीरीज में चलने वाला है। तो आज जो हम लोग फर्स्ट सीरीज को कवर करेंगे, इसी तरह आप जितना सीरीज में यानी कवर हो सकेगा सभी सीरीज में हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करने वाले हैं। तो डियर, जैसे कि आप लोगों को पता है कि बोर्ड एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस से ही जो है लगभग आपको 50 से 60% क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, विद इसमें हम लोग एनसीईआरटी को भी इंक्लूड किए हैं। तो आप लोग अगर पूरी तरह से कंप्लीट इन सीरीज को अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो आप यानी 50 में 50 यानी सब्जेक्टिव में ला सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए आप सभी बच्चे। और आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो बच्चे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष आप पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि भारत में दलित राजनीति की मुख्य तत्व बताइए। चलिए देख पा रहे हैं आप लोग ना, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताइए। तो देखिए, हम लोग जानते हैं कि दलित राजनीति के बारे में हम बात करें अगर, तो ये एक ऐतिहासिक सच है कि हमारे समाज में दलित वर्ग को सबसे अधिक शोषित हो रहा है। ये सब जानते हैं कि दलित और पिछड़े लोगों का सबसे अधिक शोषण होता है। ठीक है, इस वर्ग को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर अन्याय अन्याय असमानता का शोषण झेलना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। आर्थिक से राजनीतिक, सामाजिक यानी हर स्थिति को देखते हुए मतलब क्या है, यानी अन्याय इसके साथ होता है। ये चीज आप मानते कि नहीं मानते? बिल्कुल आपको 100% ये चीज आप मानते होंगे। ठीक है, आजादी के बाद जब प्रजातंत्रीय वातावरण में दलितों को शिक्षा के अवसर मिले हुए उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। जैसे यानी अपना भारत आजाद हुआ, आजाद होने के बाद जो है मतलब क्या है, यानी स्थिति में कुछ जो है दलितों में सुधार हुई, क्योंकि पढ़ने, देखिए एजुकेशन में जो है सब मतलब जाने लगा और पढ़ने लगा। ठीक है, शिक्षित होने लगा, तो उन लोगों को जो है अपना राइट्स पता चला। ठीक है, जिससे उनमें राजनीतिक जागरूकता का भी विकास हुआ। धीरे धीरे उसमें जो है राजनीति में भी उन लोग जो है भाग लेना अब जो है शुरू कर दिया। इन्होंने अपने मतलब अधिकारों का भी एहसास हुआ, मतलब उसको क्या, अपने अधिकारों का भी जो इसको एहसास हुआ। ओके, चलिए उसके बाद क्या हुआ कि सबके फलस्वरूप इन्होंने अपनी हितों की रक्षा के लिए एक संगठन बनाया। जो आप लोग जानते होंगे, संगठन का नाम क्या है? दलित पैंथर संगठन था। ठीक है, दलितों का एक संगठन है दलित यानी पैंथर संगठन, जो प्रमुख दलित संगठन था। बहुत सारे संगठन बनाया था, लेकिन इसमें से जो प्रमुख जो था दलित पैंथर्स था। ठीक है, दलित पैंथर का गठन महाराष्ट्र में हुआ था, जो दलितों युवकों ने 1972 में किया था। कब किया था ये? 1972 में दलित पैंथर जो है संगठन की स्थापना किया था। और इसका प्रमुख मुद्दा जो था क्या क्या था इसमें? दलित पैंथर्स का प्रमुख मुद्दा क्या क्या था? पहला इसका मुद्दा क्या था कि जातिवाद को विरोध करना, यानी जो जातिवाद के अनुसार जो है लोगों को यानी बंटवारा करते थे, यानी आप जो है एकदम अति पिछड़े लोग हैं तो आपको ये काम देते हैं, मतलब इस तरह का जो है इनका विरोध किया। दूसरा क्या है? संवैधानिक प्रावधानों को लागू करना। ठीक है, संविधान में जो लिखा हुआ है जो राइट्स है उन पर जो है मतलब क्या लागू करना, उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों को रोकना, जो दलित महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनको रोकना। ठीक है, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करना। ठीक है, आप मतलब उच्च जाति के, कम जाति के हैं, ठीक है, आप मतलब इस तरह के जो है ये भेदभाव, इसको समाप्त करना। ठीक है, इसका उद्देश्य था किसका? दलित पैंथर्स का। ठीक है, ये सब बहुत सारे संगठन बनाए। जब शिक्षित होने लगे तो लोग जो है बहुत सारे संगठन बनाए। ठीक है, सब कोई भाग लेने लगा। सबसे प्रमुख जो था उसका एक ही संगठन था, जिसका नाम क्या था? दलित पैंथर संगठन था। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें क्या था? दलितों पर ही हो रहे अत्याचारों का विरोध करना। ठीक है, दलित पर जो अत्याचार हो रहा है उनके विरोध पे यानी खड़ा होना। ठीक है, उसके बाद पांचवा पॉइंट इसमें क्या है? भूमिहीन गरीब किसानों के हितों की रक्षा करना। जो भूमिहीन है, जिसका भूमि नहीं था, उसके उस किसानों का यानी रक्षा करना। तो ये था आपका यानी क्या, यानी भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताए। तो ये आपका जो है बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लेंगे, एक एक चीजों को नोट करते चलना है। आगे देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे। अब बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। ठीक है, निशास्त्रीकरण की परिभाषा बताइए। देखिए, निशास्त्र मतलब आप समझ रहे हैं, नी मतलब निशास्त्रीकरण यानी, ठीक है, यानी बिना शस्त्र का प्रयोग करना। ठीक है, तो देखिए निशास्त्रीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शारीरिक हिंसा का प्रयोग को समाप्त, भौतिक तथा मानवीय संसाधनों का उन्मूलन। यानी जो शारीरिक हिंसा होता था, ठीक है, हथियार, अस्त्र और शस्त्र का प्रयोग करके जो है लोग आपस में क्या करते थे, मतलब युद्ध करते थे, लड़ाई करते थे। इनको जो है क्या किया, यानी निशास्त्रीकरण, यानी इसका मतलब होता है कि विदाउट यानी हथियार का। इससे जो होता है यानी क्या हुआ, यानी जो खतरा जो होता था उनको जो है कम हुआ। ठीक है, इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके बाद जो है ये मतलब शारीरिक हिंसा जो है मतलब एक तौर पर जो है कम, धीरे धीरे कम होने लगा। ये निशास्त्रीकरण का ये परिभाषा है। उसके बाद यह एक कार्यक्रम है जिसका मतलब क्या, हथियारों के अस्तित्व और उनकी प्रकृति का उत्पन्न कुछ विशिष्ट खतरों को यानी कम करना हुआ। ठीक है, तो ये हथियारों का, विदाउट हथियारों का यानी प्रयोग करके लोग जो है मतलब निशास्त्रीकरण का मतलब क्या होता है कि विदाउट हथियार का यानी
या युद्ध करना, या शीत युद्ध कहा जाए इसी को डायरेक्ट अगर कहा जाए तो, क्योंकि जमीनी स्तर पर शीत युद्ध में कुछ नहीं होता है, ठीक है, वो सिर्फ एक दूसरे को धमकाते हैं। तो निशास्त्रीकरण का मतलब समझ रहे हैं कि विदाउट यानी हथियार का किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग ना करना, ठीक है। तो निशास्त्रीकरण का परिभाषा आयोग को हमको लगता है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, देख पा रहे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, तीसरी दुनिया। अब बात करते हैं हम लोग तीसरी दुनिया से आप क्या समझते हैं। देखिए तीसरी दुनिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरी दुनिया को ही, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को ही तीसरी दुनिया आपको समझना पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ठीक है, जिसमें किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, किसी भी देशों में जो है उसको मतलब हस्तक्षेप नहीं करना या सहमत ना देना, ठीक है। तो इसमें जो होता है यानी गुटनिरपेक्षता का यानी तीसरा विकल्प हो गया ये यानी किसी भी देखिए मान लीजिए 1945 के बाद यानी दो ध्रुवता के रूप में यानी शीत युद्ध शुरू हो गया था। इसमें सोवियत संघ एंड अमेरिका दो ध्रुवता के यानी रूप में यानी क्या हो गया, विभक्त हो गया था। उसमें से यानी बहुत सारे देश जो है कोई सोवियत संघ को यानी मतलब समर्थन कर रहे थे, तो कोई अमेरिका को समर्थन कर रहे थे, लेकिन जो देश समर्थन नहीं कर रहे थे उसी को ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहा, गुटनिरपेक्ष कहा गया। और गुटनिरपेक्ष में अपना भारत भी है, और उसी को जो ही तीसरा दुनिया कहा गया, तीसरी दुनिया उसी को ही कहा गया। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। देखिए देखना, तीसरी दुनिया का अर्थ होता है तटस्थ, धर्म को निभाना भी नहीं है। ऐसा देश युद्ध में संलग्न नहीं होते हैं, ना कि युद्ध सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्षपात होता है कि कौन सही है कौन गलत है, इसके बाद ये सही है तो इसकी तरफ से यानी जो है समर्थन करते हैं, ये गलत है तो इसकी तरफ समर्थन नहीं करेंगे। तो इस तरह का जो है मतलब यानी तीसरी दुनिया में जो है इस तरह का कुछ नहीं होता। तीसरी दुनिया यानी अलग गुट, यानी किसी भी गुटों में शामिल नहीं होना, ठीक है। सीधी सीधी बात, उसको गुटनिरपेक्षता ही आप कहेंगे, ठीक है, गुटनिरपेक्ष के ही कहेंगे, ठीक है। उसके बाद ये कई कारणों से तीसरी दुनिया के देशों, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए। इन देशों ने दूसरों देशों के बीच यानी युद्ध होने के टालने के लिए यानी काम किया। तीसरी दुनिया का मतलब क्या होता है, यानी ये चाहते हैं क्या, मतलब कि दोनों देश आपस में ना लड़े, ठीक है। जैसे शीत युद्ध के बाद जो है तो ध्रुवीयता में कायम हो गया था अमेरिका और सोवियत संघ, तो बहुत सारे देश चाहते थे कि यानी आपस में युद्ध ना हो, ठीक है। तो इस तरह करके मतलब जो है तीसरी दुनिया जो है क्या करते हैं, यानी युद्ध को यानी कम करने में काफी इसका भूमिका होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें क्या होता है और हो रहे युद्ध को अंत के लिए यानी प्रयास करते हैं। और तीसरी दुनिया के देशों के विकास में शांति, देखिए तीसरी दुनिया के विकास में क्या होगा, यानी शांति को ये देगा प्रमुखता, स्थिरता स्थिरता प्रदान करना। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यही जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो आपका तीसरी दुनिया है। तो प्यारे बच्चों, आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में मुख्य चुनौतियां कौन कौन सी थी। देखिए लाल बहादुर शास्त्री जो प्रधानमंत्री बने थे, उनके कार्यकाल में जो उसको चुनौतियां का कौन कौन सा चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, इसके बारे में हम लोग ये जानने वाले हैं, ठीक है। तो ये चौथा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद लाल बहादुर शास्त्री देश के जो है प्रधानमंत्री बने। देखिए फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है कौन थे, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। उसके निधन के बाद जो कौन बना है, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। ये प्रधानमंत्री बने और उनका प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल बहुत छोटा रहा, ठीक है। किसका, लाल बहादुर शास्त्री का कार्यकाल जो बहुत ही छोटा रहा, परंतु इस छोटे काल में ही उनको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना झेलना पड़ा। उसको कई प्रकार की चुनौतियां उसके सामने आए, लेकिन सभी चुनौतियों का सामना वो करा, ठीक है, डट करके। तो इसका पहला जो अगर बात किया जाए तो सिंडिकेट का प्रभाव नादित, यानी पहला इसका क्या था चुनौतियां, यानी सिंडिकेट का प्रभाव। यानी सिंडिकेट मतलब क्या होता है, यानी अलग गुट यानी बनाना। जैसे कि आपको पता 1969 में कांग्रेस से यानी बहुत सारे जो दिग्गज नेता थे वो जो है क्या कर दिया था, यानी अलग हट गया था, ठीक है। उसका नाम क्या रखा, यानी कांग्रेस सिंडिकेट रखा। तो इसी तरह जो है सिंडिकेट का जो है उसको प्रभाव नादित हुआ, यानी बहुत सारे नेता बोल रहे थे अपना बहुत सारे नेता छोड़ करके, पार्टी छोड़ करके अलग अपना जो है मतलब क्या संगठन एक अलग पार्टी बना रहा है। तो इसी को जो है सिंडिकेट का प्रभाव से मतलब वो क्या कर रहे थे, सामना किया, सिंडिकेट प्रभाव का भी वो सामना किया। उसके बाद 1962 में जो चीन और भारत के बीच युद्ध हुआ था, उनका भी इसको झेलना पड़ा, उसका भी ये सामना करना पड़ा उसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या था, इसे भारत और पाकिस्तान का युद्ध, यानी 1965 में जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, उन पे भी जो है इसको मतलब सामना करा, किसको, लाल बहादुर शास्त्री को जी को, ठीक है। उसके बाद हम लोग चौथा पॉइंट की बात करें तो अनेक प्राकृतिक विविधताएं, यानी जो बहुत सारे यानी विविधताएं है प्रकृति का, उन सबका सामना जो इसको यानी करना पड़ा। तो डियर ये जी आपका जो है चौथा नंबर क्वेश्चन क्या था कि लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री काल में मुख्य चुनौतियां क्या क्या थी। तो ये मुख्य चुनौतियां इनका जो थे आपको बिल्कुल आयोग इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से आपको काफी क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि ये सभी जो आपके यानी एनसीईआरटी और पूछे गए प्रश्न है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या थी। देखिए जब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात, यानी द्वितीय विश्व कब समाप्त हुआ, हम लोग जानते हैं कि 1945 के बाद जो है द्वितीय युद्ध यानी समाप्त हो गया था। 1939 में शुरू हुआ था और 1945 में जाने के बाद जो है ये समाप्त हो गया था, ठीक है। इसको जो है उसके बाद जो है सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था क्या था, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात जो है सोवियत संघ का अर्थव्यवस्था, अब पहला पॉइंट इसका अर्थव्यवस्था का हम देखते हैं। पहला क्या दिया हुआ इसका,
हाँ ठीक है, देख पा रहे आप लोग, पहला क्या है, श्वेत संघ की अर्थव्यवस्था अमेरिकी के अलावा विश्व के अन्य देशों से अच्छी थी, यानी अमेरिका से मतलब अमेरिका से कम था और सभी और जितने सारे देश हैं उनसे यानी बेहतर था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं श्वेत संघ की संचार प्रणाली विकसित थी, यानी श्वेत संघ का जो है प्रणाली जो है क्या इसका था, यानी विकसित था, यानी विकसित श्रेणी में आते हैं ये। उसके पास विशाल ऊर्जा थे, ठीक है, संसाधन था जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल थे इनमें। ठीक है, दूसरा पॉइंट की बात करें तो हम लोग जो है श्वेत संघ की अगर बात करें तो एक क्या थे, एक विकसित देशों की श्रेणी में आते हैं, और उसके बाद ऊर्जा का विशाल भंडार था जिसमें खनिज आते हैं, तेल आते हैं, लोहा, इस्पात, इन चीजों का जो है इसके पास बहुत बड़े बड़े क्या थे, यानी मशीन थे, इसके पास मशीनरी उत्पाद शामिल थे। ठीक है, बहुत ज्यादा यानी टेक्नोलॉजी थे इनके पास। उसके श्वेत संघ सुदूर क्षेत्र में भी यानी आवागम की व्यवस्था थी और विस्तृत प्रणाली से जुड़े हुए थे, जिससे आर्थिक महत्व की वस्तु के आदान प्रदान की सुविधा भी थी, तो इससे जो है इसका आर्थिक स्थिति और मजबूत था। श्वेत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। ठीक है, यहाँ सभी वस्तुओं का उत्पादन होता था। ठीक है, पांचवा पॉइंट की अगर बात करें तो सरकार ने सभी नागरिकों के लिए यानी एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। ठीक है, सरकार ने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। कई चीजों की रियायती दर पर दी जाती थी, यानी जो सुनिश्चित कर दिया था उतना ही पर, एक भी रुपया जो है उससे कोई अधिक नहीं ले सकता है। ठीक है, उसका बेरोजगारी नहीं था, सबसे सीधी सी बात है कि श्वेत संघ में बेरोजगारी बिल्कुल भी नहीं थी। संपत्ति और भूमि पर राज्य का स्वामित्व होता था, यानी जो संपत्ति होता था उन पर भूमि पर राज्य का स्वामित्व होते थे। ठीक है, संपत्ति का, और वही अगर नियंत्रण भी करता था, वही जो करते थे क्या, इसका नियंत्रण भी जो है वही करते थे। तो ये डियर आपका जो है पांचवा नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व किए। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात श्वेत संघ की अर्थव्यवस्था की क्या भूमिका थी, तो इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन, क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। देखिए हम लोग बात करते हैं क्यूबा का जो मिसाइल संकट है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, तो देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट क्या है। देखिए क्यूबा का मिसाइल संकट की शुरुआत 1962 में हुई थी, ये चीज आपको पता होगा कि 1962 में हुआ था। 14 अक्टूबर को जब एक अमेरिकी टूहिनी विमान ने देखा कि सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर क्यूबा में श्वेत संघ ने परमाणु मिसाइल तैनात कर दी है, तो यानी अमेरिका को किसी तरह यानी भनक लग गया कि क्यूबा जो है, देखिए क्यूबा को जो है मतलब पूरा जो है सहायता करते थे, चाहे सैनिक सहायता, अर्थव्यवस्था, यानी किसी भी तरह की सहायता जो करते थे क्यूबा को, तो कौन करते थे, श्वेत संघ करते थे। उसके साथ ही मिला हुआ था कौन, यानी श्वेत संघ के ही मतलब अंदर थे कौन, क्यूबा। तो ये जो था यानी जब देखा कि अमेरिका को किसी तरह यानी भनक लग गया कि जो है श्वेत संघ ने जो है क्यूबा के आसपास के इलाकों में जो है परमाणु बम जो है तैनात कर दिया, क्योंकि उससे जो है बगल पड़ता है कहां, अमेरिका के जो बड़े बड़े मतलब इलाके पड़ते हैं वो बहुत मतलब करीब में पड़ता है। ठीक है, तब जो है तब उसे इस खतरे की गंभीरता का अंदाजा लगा, किसको, यानी अमेरिका को। जिसके बाद तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति को श्वेत संघ के पास बातचीत के लिए प्रस्ताव भेजा, यानी जो अमेरिकी की राष्ट्रपति जो है तत्कालीन तुरंत जो है श्वेत संघ के पास जो है बातचीत के लिए यानी प्रस्तावना भेजा। उसके बाद क्या हुआ कि क्यूबा का जुड़वा श्वेत संघ था, यानी जुड़ा हुआ श्वेत संघ से था, और श्वेत संघ से तथा वित्तीय सहायता देता था, यानी श्वेत संघ जो किसको, यानी वित्तीय सहायता, अभी आपको जस्ट बताया क्यूबा को देता था। ठीक है, श्वेत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के वेफ रूप में बदलने का फैसला किया था। ठीक है, किसने, यानी रूस ने। उसके बाद 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में यानी परमाणु का मिसाइलें तैनात कर दी। जब पूरी तरह से आपको बता दिए, जब तैनात कर दिया तो जो है काफी यानी डर का माहौल हो गया। ठीक है, अमेरिका डर गया, क्योंकि उससे जो है नुकसान तो दोनों देश को होता है, क्योंकि परमाणु हथियार एक ऐसा हथियार होता है, जैसे कि आपको पता है कि जापान में हिरोशिमा नागासाकी पर गिराया था, जो अभी तक वहां का भूमि को जो है यानी बंजर बना दिया है। ठीक है ना, कुछ वस्तु वहां के जो है कोई चीज वहां उत्पादन होता है, वहां के लोग जो जन्म होते हैं, पैदा होते हैं, तो वो जो है काला कलोटा होते हैं। ठीक है, और लंगड़ा लुल्ला पाइज होते हैं बहुत सारे लोग। ठीक है, और ये तो उसी से जो है इसको यानी डर पैदा हो गया था दोनों देशों में। ठीक है, सॉरी अमेरिका को, तो ये जो है प्रस्तावना भेजा। ठीक है, उसके बाद इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नजदीकी निशाने के सीमा पर आ गया था, क्योंकि क्यूबा जो है बगल पड़ता है किसका, यानी अमेरिका का। तो उससे हथियारों के इस तैनाती के बाद श्वेत संघ के पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग पर जो है लगभग दुगनी ठिकाने पर या शहरों पर जो हमला बोल सकता था। यानी इससे जो है क्यूबा में मिसाइल सेट करने के बाद जो है अमेरिका के ऐसे ऐसे शहरों को जो है बिल्कुल वो ध्वस्त कर सकते थे। ठीक है, जो बहुत आसपास में आ गया था, उसका ठिकाना बराबर ठिकाना जो था, दुगुना ठिकानों को जो उड़ा सकते थे कौन, श्वेत संघ। संघर्ष की आशंका ने पूरे विश्व के बेचैन कर दिया, यानी इस संघर्ष ने पूरे विश्व को, यानी पूरे विश्व के देशों को जो है ये हो गया, आशंका हो गया, डर हो गया। दोनों महाशक्तियों के बीच यानी परमाणु युद्ध का खतरा मंडराने लगा। ठीक है, परमाणु युद्ध का
खतरा मंडाने लगा। अमेरिका ने अपने जंगी बेरों को आगे कर दिया ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाली स्वेज जहाजों को रोका जाए। ठीक है, क्यूबा की तरफ जो है स्वेज जहाज आ रहे थे उनको रोका जाए किसी तरह। इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि लगा कि युद्ध होकर ही रहेगा, यानी ऐसा स्थिति हो गया कि लगा के यानी युद्ध 100% ही होकर रहेगा। इतिहास में इसी घटना को यानी क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा कि क्यूबा मिसाइल संकट क्या है। इनके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, इन चीजों को आप लोग एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, नई विश्व व्यवस्था क्या है। नई विश्व व्यवस्था की अगर हम लोग बात करें तो देखिए नई विश्व व्यवस्था सोवियत संघ के विघटन के यानी बाद, यानी जब सोवियत संघ का विघटन हो गया उनके बाद अमेरिका एकमात्र जो है महाशक्ति के रूप में यानी उभर गया। ठीक है, उभरा तो आपको पता होगा 1991 में जैसे सोवियत संघ का विघटन हो गया तो एक शक्तिशाली देश के रूप में यानी कौन उभरा, यानी अमेरिका उभरा। ठीक है, हाँ, तो उसके रूप में यानी अवतरित हुआ और धीरे धीरे विश्व व्यवस्था पर यानी उसका वर्चस्व स्थापित हो गया। 1991 के सोवियत पतन के बाद यह बढ़ता हुआ अमेरिकी वर्चस्व जिस व्यवस्था से पुष्टि करता है उसे नई विश्व व्यवस्था के रूप में जाना गया। ठीक है, हाँ तो ये नई विश्व व्यवस्था के बारे में आप लोगों को डियर आई होप उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए एक ध्रुवीय विश्व से आप क्या समझते हैं। अगर हम लोग एक ध्रुवीयता की अगर बात करें, देखिए जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 1945 के बाद जो है दो ध्रुवीयता के रूप में यानी बढ़ गया था, एक सोवियत संघ और एक अमेरिका। ये जब दोनों काफी यानी शीत युद्ध होने लगा, एक दूसरे देश को धमकी देने लगा। ठीक है, जमीनी स्तर पर तो युद्ध नहीं होता था लेकिन एक दूसरे को धमकी दे देते, किसके माध्यम से, चाहे न्यूज के माध्यम से। ठीक है, इस तरह जो है एक दूसरे को यानी धमकाना शुरू कर दिया और जो है ये मतलब एक युद्ध के रूप में यानी मतलब बना हुआ रहा, कभी भी युद्ध हो सकता है। ठीक है, इससे पता चलता था। तो एक ध्रुवीयता विश्व से तात्पर्य है कि विश्व के राजनीति में किसी भी एक देश द्वारा यानी शक्ति प्राप्त कर लेना। यानी एक ध्रुवीयता जैसे 1991 में जो है सोवियत संघ को हरा दिया और सोवियत संघ का विघटन हो गया और पूरी तरह से एक महाशक्तिशाली के रूप में यानी कौन उभरा, अमेरिका उभरा, और इसी को जो है एक ध्रुवीयता यानी कहा जाएगा। बिल्कुल आपको समझ में आ जाना चाहिए। देखिए अन्य देशों की उसके मुकाबले करने की स्थिति में ना हो, यानी पूरे विश्व में एक ही ऐसा देश हो जो उसके मुकाबले कोई ऐसा देश ना करे, इसी को ही एक ध्रुवीयता कहा जाएगा। एक ध्रुवीयता का विश्व लक्षण विश्व में महाशक्ति का अस्तित्व, यानी 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद अमेरिका प्रभुत्व ने एक ध्रुवीयता विश्व की स्थिति स्थापित कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि यानी एक ध्रुवीयता यानी कायम करना, यानी पूरी वर्ल्ड में यानी उसका यानी शक्ति होना। ठीक है, चलिए तो बिल्कुल ये आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, वर्चस्व का अर्थ बताइए। देखिए वर्चस्व काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्चस्व का अर्थ होता है यानी किसी एक देश की अगुवाई या प्रबल्य से है। वर्चस्व को 3 अर्थों में देखा जा सकता है। सैन्य शक्ति के अर्थ है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के यानी अर्थ है, तथा संस्कृत अर्थ यानी अमेरिका का इन तीनों क्षेत्रों में यानी कि वर्चस्व स्थापित हुआ था। अमेरिका जो है इन तीनों में क्षेत्रों में जो है वर्चस्व स्थापित रखा था। पहला क्या था इसका, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था था, दूसरा संस्कृत अर्थव्यवस्था, उसके बाद सैन्य शक्ति के अर्थ। ये तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा वर्चस्व का अर्थ क्या होता है। ये तीनों में जो था यानी कौन थे, अमेरिका थे। अब बात करते हैं नाटो। देखिए नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप हम बात करते हैं नाटो के बारे में। तो देखिए नाटो विश्व का सबसे बड़ा एक सैन्य संगठन है जिसके अंतर्गत एक दूसरे देश में अपनी सेना भेजता है। इसमें जो है एक दूसरे देश को जो है सहायता प्रदान करता है। ठीक है, हाँ चलिए, एक दूसरे देश में यानी सेना भेजता है, उन्हें अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग भी दी जाती है। एक दूसरे देश को जो है अंतरराष्ट्रीय ट्रेनिंग दी जाती है। साथ ही साथ जो है ये आदेश भी दिया जाता है कि वह हर स्थिति को सख्ती से निपटाए। यानी किसी भी स्थिति को अगर कोई भी देश पर अगर किसी प्रकार का अगर सिचुएशन आ जाता है, किसी प्रकार का ये आ जाता है, तो उसको सख्ती से निपटाना, ना कि उसको छोड़ करके भाग जाना है। ठीक है, नाटो की शुरुआत दूसरी विश्व युद्ध के बाद 4 अप्रैल 1949 में हो गया था। नाटो की स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल 1949 में हो गया था। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म की अगर बात करें तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका जो है इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद और इसके अटलांटिक अलायंस के नाम से भी इसे जाना जाता है। क्या है, अटलांटिक अलायंस के नाम से भी इसको जाना जाता है। हिंदी में नाटो को यानी उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी कहा जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट था ये आपके लिए। नाटो से आप क्या समझते हैं। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं राष्ट्रपति शासन क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति शासन आप लोगों को पता होगा, जब कोई राज्य में वहां की राजनीतिक स्थिति या कोई चीज अगर मतलब संवैधानिक तौर पर अगर ढंग से अगर कोई कार्य नहीं होता है, तब उस सिचुएशन में जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ओके, अब हम लोग इसका परिभाषा को देखेंगे। देखिए संविधान के अनुसार केंद्र सरकार को यह उत्तरदायित्व सौंपा गया
कि वह प्रत्यक्ष राज्य की बाहरी आक्रमण तथा आंतरिक अशांति की रक्षा करेगा। यानी जो अगर बाहरी कोई आक्रमण कर रहा है तो उस टाइम पे जो है वो मतलब क्या यानी राष्ट्रपति शासन लगा करके जो वहां को यानी शांति स्थापित करने का होता है, या आंतरिक गड़बड़ी जो होता है अगर कोई पार्टी जो होता है जस्ट अगेंस्ट में वाला पार्टी जो होता है विपक्षी दल आकर के यानी कोई अगर मोड़ खड़ा कर दिया है तो उस सिचुएशन में भी जो है राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। ठीक है, तथा यह सुनिश्चित करेगी कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपलब्धियों के अनुसार चलाई जाती है। अगर संविधान के उपलब्धि के अनुसार नहीं चला पाते हैं तो उस सिचुएशन में भी जो है आपको बताए तो यह राष्ट्रपति शासन लागू होता है। संविधान में ये सब उपलब्धियां किया गया है और राष्ट्रपति को राज्यपाल या अन्य किसी भी माध्यम से यह विश्वास हो जाए कि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन का संचालन संभव नहीं है, यानी पता चल जाता है उसको ये संभव नहीं है, तो उस टाइम जो है राष्ट्रपति उस राज्य में जो है राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। इस तरह राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यानी आपातकालीन शक्तियां का प्रयोग कर सकता है। तो ये आपका था यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में। तो डियर बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं आपका स्क्रीन पे भाषा के बारे में। ठीक है, भाषा नीति क्या है? देखिए भाषा नीति भारत में देखिए विविधिपूर्ण देश है, यानी विभिन्न यानी भाषाओं के लोग रहने वाले हैं, विभिन्न जाति के लोग रहने वाले हैं भारत, अपना भारत। ठीक है, जहां 114 से अधिक प्रमुख भाषाएं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसमें से इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए, यानी एक दूसरे भाषाओं के प्रति यानी आदर होना चाहिए। ठीक है, ये सब मिलकर जो है हमारी भाषा एकता को मजबूती प्रदान करता है। इन सभी चीजों को मिलकर जो है एकता को यानी मजबूती करता है, क्योंकि अगर सभी भाषाओं के लोगों का जो हमें क्या यानी सम्मान करना चाहिए। ठीक है, साथ ही इन्हीं विकसित होने में मदद करता है, अपना देश को जो है विकसित करने में एक दूसरे भाषा से यानी मिल करके जो हम अपना देश को जो है विकसित कर सकते हैं, है ना। इसके बाद ये भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को सहमति किया गया, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, तेलुगु, अन्य आदि, यानी कुल मिलाकर के 22 भाषा जो है मतलब वर्णन किया गया है इसमें संविधान में। यही भाषा नीति जिसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को राष्ट्र को सफल बनाया जा सकता है, सबल बनाया जा सकता है। तो ये भाषा नीति के बारे में आई होप आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। अब हम लोग बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, विश्व बैंक क्या है? हाँ, वर्ल्ड बैंक की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो विश्व बैंक का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ये विश्व बैंक का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विकासशील देशों को उनकी यानी आर्थिक उन्नति में सहायता करता है। देखिए विकासशील देशों में जो होता है किसी का अगर स्थिति खराब हो जाता है आर्थिक, तो उसमें जो इसको यानी सहायता किया जाता है, वित्त पोषण, सलाह भी दिया जाता है और अनुसंधान प्रदान करने के लिए समर्पित होते हैं। बैंक मुख्य रूप से एक संगठन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, ये बैंक एक संगठन के रूप में कार्य करता है जो मध्यम और निम्न आय वाले देशों को विकासतम सहायता प्रदान करता है। जो मध्यम और निम्न आय वाले देश होते हैं उनको जो है ये मतलब क्या करते हैं, आर्थिक सहायता देकर के उसको यानी मदद करते हैं। ओके, ताकि उसका गरीबी जो है खत्म हो। ठीक है, गरीबी का लड़ने का प्रयास कर सकते हैं गरीबी से। ठीक है, इसलिए जो है पूरी तरह से विश्व बैंक जो है इसको सहायता करते हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1945 को हुआ था। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। ओके, तो बिल्कुल आप लोग इन चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा विश्व बैंक के बारे में। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन क्या है, जिसको हम लोग WTO बोलते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या बोलेंगे इसको, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका कार्य क्या है, इसका कार्य को हम बताते हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कार्य को हम लोग समझेंगे एक एक चीजों को। देखिए इसका स्थापना कब हुआ था, 1 जनवरी 1995 को हुआ था। पहली बार विश्व व्यापार संगठन अस्तित्व में आया था। ठीक है, कब, यानी 1995 में। हाँ, विश्व व्यापार संगठन का मुख्य रूप से आर्थिक विकास एवं रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करना। ठीक है, यानी रोजगार देना। विश्व व्यापार संगठन का मुख्य आर्थिक विकास को और रोजगार यानी सृजन करना, आर्थिक मतलब आर्थिक रूप को यानी मजबूत करना, आर्थिक रूप से। ठीक है, उसके बाद विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय व्यापारों के नियम के अनुसार कम से कम यानी कीमत पर यानी करवाना। जो अंतरराष्ट्रीय जो नियम होता है, ठीक है, विश्व व्यापार का कार्य क्या होता है, अगर कोई एक देश दूसरे देश से यानी व्यापार करते हैं तो उसका कुछ नियम होता है, तो उन नियमों को यानी पालन करवाना किसका काम होता है, वो वर्ल्ड WTO का काम होता है। ठीक है, हाँ, विश्व व्यापार संगठन का ये कार्य होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं क्या, WTO के अब तक 164 सदस्य देश हैं। ठीक है, जिनमें भारत भी है इसमें। ठीक है, और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे, जेनेवा यानी स्विट्जरलैंड में है। विश्व व्यापार संगठन 2 तरह से काम करता है। पहला, 2 सदस्य देशों के यानी बीच के विवाद का निपटारा, और दूसरा बातचीत के जरिए व्यापार करवाना। ठीक है, पहला क्या होता है, दो देशों के बीच यानी विवाद को निपटाना। अगर कोई बात हो गई आपस में, अगर उलझ हो गई, दो देश अगर आपस में व्यापार करते हैं, कभी क्या होता है कि एक दूसरे में तू मैं हो गया या ऐसा कुछ हो जाता है, तो इन चीजों का निपटारा कौन करता है, वो विश्व व्यापार संगठन करते हैं। ओके,
उसके बाद इसका बातचीत करवाना कि आप व्यापार डील कैसे करता है, उन चीजों का जो है काम जो है किसका होता है, विश्व व्यापार का ही होता है। ठीक है, तो डियर ये तो आपको बिल्कुल आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 की अगर देखते हैं हम लोग, संक्षिप्त में परमाणु युद्ध के प्रभाव का वर्णन करें। देखिए यानी शॉर्ट में आपको बताना परमाणु युद्ध के प्रभाव क्या क्या हुआ था, यानी परमाणु युद्ध से जो है क्या प्रभाव पड़ सकता है या पड़ा था। ठीक है, देखिए परमाणु अस्त्र न केवल युद्ध में लड़ने का वाले देशों का बल्कि मानव मात्र का विनाश कर सकता है। देखिए परमाणु से, परमाणु बम का अगर इस्तेमाल अगर करता है कोई भी देश, ठीक है, तो उसका प्रभाव क्या हो सकता है, ये सिर्फ सामान या कोई चीज यानी मतलब जो माल चाल इससे क्षति नहीं होता है, इससे मानव में काफी यानी विनाश होता है, लोग इससे काफी मरते हैं। ठीक है, मानव यानी मानव मात्रा का विनाश कर सकता है, ठीक है, भारी मात्रा में। ओके, उसका यदि सभी देश की शक्ति इकट्ठा कर दे जिनके पास परमाणु बम है, तो वह शक्ति इतनी होगी कि सारे विश्व को कई बार नष्ट किया जा सकता है। यानी परमाणु बम एक ऐसा बम होता है, अगर पूरी दुनिया के जितने सारे देश के पास जितने सारे हथियार वगैरह है, वो सारा अगर आप उसको दे देंगे और परमाणु बम एक तरफ रखा जाए, तो परमाणु बम जो है कई बार उसको विनाश कर सकता है। ये आप चीज समझ पा रहे हैं कि परमाणु बम का कितना जो है शक्तिशाली है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं वैज्ञानिक, यानी वैज्ञानिकों का विचार है कि यदि परमाणु बम का प्रयोग किया गया तो बम गिरने से रेडियोधर्मिता यानी के बादल इतनी तेजी से उठेंगे कि सुदृढ़ स्थानों में रहने वाले करोड़ों लोग भी मारे जाएंगे। अगर कहीं दूसरे स्थान में भी लोग हैं तो वो करोड़ों लोग भी उससे जो है उसके रेडियोधर्मिता से यानी मारा जाएगा। आप समझ रहे हैं, यदि विश्व में परमाणु युद्ध हुआ तो पूरी मानव जाति नष्ट हो जाएगा। अगर परमाणु बम युद्ध अगर होना शुरू हो गया तो ये क्या हो जाएगा, पूरा वर्ल्ड नष्ट हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये बिल्कुल आपको प्रभाव इसका बताया किसका, परमाणु का। ठीक है, तो ये बिल्कुल आई होप आपको समझ में आ गया होगा परमाणु बम के बारे में, इसका प्रभाव क्या हो सकता है। ठीक है, और सबसे पहले कब गिराया गया था, नागासाकी 1945 में नागासाकी और हिरोशिमा में गिराया गया था। ये भी चीज आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो डियर उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। ये सेट 1 था, इसके बाद हम लोग सेट 2 जो है लेकर के आएंगे। आप लोग कमेंट जरूर करें, अगर आपको सेट 1 अच्छा लगा तो सेट 2 जो है नेक्स्ट क्लास में जरूर लेके आएंगे। तो डियर प्लीज आप लोग अपने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह शेयर कर दे ताकि आपके दोस्त लोग भी जो है जुड़ पाएंगे। तो चलेगा यहीं तक इन करते हैं आज के क्लास को, जब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।